मैं इफ्को परिवार का हृदय से स्वागत करता हूं जम्मू कश्मीर में। पिछले वर्ष 8 जून को 15,000 बॉटल लिक्विड नैनो यूरिया इफ्को के कलोल गुजरात प्लांट से जम्मू कश्मीर में किसानों के लिए रवाना हुई और पहली खेप यहाँ आई। दशकों बाद कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव इस नैनो यूरिया के कारण हुआ। मित्रों, मोटे तौर पर आप सबको मालूम है कि भारत सरकार फर्टिलाइजर पर भारी सब्सिडी देती है। नैनो यूरिया का लाभ जहां किसानों को मिलने वाला है, वहीं मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ने वाला है। एक तो यूरिया का उपयोग और उपभोग कम होगा। एक अनुमान है कि 2025 तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी हम बचा पाएंगे। किसानों की लागत में कमी आएगी। इकोलॉजी, हम जिसकी इकोलॉजी की बड़ी चिंता हम करते हैं, चाहे वो पानी हो, हमारी मिट्टी हो या हवा हो, इसमें जो प्रदूषण हो रहा है, इसको इसके माध्यम से हम रोक पाएंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी पहले की तुलना में ये ज़्यादा मदद कर पाएगी। आज ये कार्यक्रम ऐसे अवसर पर हो रहा है जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। जिस देश के हम गुलाम थे कई सौ वर्ष, उस इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अब इससे एक सवाल मन में पैदा होता है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी दुनिया में प्रोमिनेंट हो सकती है। मैं समझता हूं कि ये इसका प्रमाण है कि भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर आधारित है, उनको हमने पीछे छोड़ करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर, बाकी सेक्टर्स का भी इसमें सहयोग है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, लेकिन कृषि क्षेत्र के कारण ही मुख्यतः हम आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। आगे का रास्ता हमारा क्या होगा? तो आप मोटे तौर पर समझिए कि कृषि और ज्ञान, दुनिया में जब हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, तो एक बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि केवल एक कारण से कहे जाते थे कि हम नॉलेज इकॉनमी थे। दुनिया भर का सोना अगर भारत आता था तो इसलिए आता था कि जो स्टील हम बनाते थे इस देश में, वैसा स्टील दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता था। हमारे पानी के जहाज उस जमाने में गणित के आधार पर समुद्र में कभी भटकते नहीं थे। ये दुनिया के लोग जो कहते हैं कि हमने आविष्कार कर दिया और इसके कारण पानी के जहाज अपना रास्ता ठीक से तय कर पा रहे हैं, जब ये सब आविष्कार नहीं हुआ था, तब हमारे गणितज्ञों के कारण हम जहां चाहते थे वहां पहुंचते थे, अच्छा स्टील लेकर जाते थे और वहां से सोना लेकर के आते थे। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को फिर से नॉलेज इकॉनमी और एग्रीकल्चर इकॉनमी। अब एग्रीकल्चर की कठिनाइयां हमारी क्या है? आबादी हमारी दुनिया में बहुत ज़्यादा है और उस तुलना में जमीन और पानी हमारा बहुत कम है। तो रास्ता हमारा क्या होगा? अधिक से अधिक आबादी का पेट भी हमें भरना है, अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, पानी का संरक्षण भी करना है और यूरिया और बाकी केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी जो उर्वरा क्षमता है हमारी जमीन की, जो समाप्त हुई है, उसको फिर से बहाल करना है। आप सबको मालूम है कि यूरिया के उपयोग से हमारी उर्वरा क्षमता कितनी कम हुई। ये नैनो यूरिया उसमें बड़ी मदद करने वाली है। ये क्रांतिकारी कदम है, मैं कहूं कि महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए पूरे इफ्को के चेयरमैन साहब को, एमडी साहब को
पूरे इसको परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ। अगर मैं तकनीकी भाषा में कहूँ तो दूरसंचार के क्षेत्र में जो आविष्कार हुआ, 5G टेक्नोलॉजी की आज चर्चा हो रही, आने वाले कुछ महीनों में देश के बड़े शहरों में वो प्रारंभ होने जा रहे हैं। उसके बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है। वही नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो लिक्विड यूरिया बनी है या बाकी फर्टिलाइजर DAP और बाकी बनने वाले हैं, मैं समझता हूं कि वो उनका भी रोल, उनकी भी भूमिका इसी प्रकार महत्वपूर्ण होने वाली है। पिछले 7-8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण कृषि और एलाइड सेक्टर आज भारत सरकार के चर्चा के विचार के केंद्र बिंदु में आ गया है। लेकिन ये ईमानदारी से बात मैं कह सकता हूं कि 8 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सस्टेनेबल कैसे हो कृषि, इसके लिए देश के कृषि वैज्ञानिकों ने, भारत की सरकार ने, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों ने काफ़ी काम किया है। उसी दिशा पर हम लोगों ने भी 2 दिन एक वर्कशॉप की थी, उसकी चर्चा हुई है और हमने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, मोटे तौर पर 70% हमारी आबादी कृषि पर आधारित है। पिछले 2-3 वर्षों में हमने एक अच्छा रास्ता तय किया है। अनेक ऐसी स्कीम, चाहे वो डेयरी की हो या किसानों को एक्सपोर्ट करने के लिए परवाज स्कीम हो, हमने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम बनाई है जो जमीन पर कारगर सिद्ध हो रही। बात सैफरन की, केसर की हो रही थी। केवल केसर की GI टैगिंग हमने नहीं की है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की है और बहुत अंडर प्रोसेस हैं जो करने जा रहे हैं। अब दुनिया के उन देशों का केसर जो अच्छी क्वालिटी का नहीं था, वो भी कश्मीर के नाम से बिकता था, उसको हमने बंद कर दिया है। और ये काम सतत हमारे अटल डुल्लू जी के नेतृत्व में हमारा पूरा कृषि विभाग आगे करने वाला है। 1 दशक पहले तक अनेक सवाल उठते थे, क्या कृषि आधारित विकासशील अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की तरह काम कर सकती है? ये स्वाभाविक रूप से वैज्ञानिक लोग ज़्यादा सवाल उठाते थे। मुझे लगता है कि अब उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि नहीं, अगर एग्रीकल्चर और नॉलेज, इन 2 चीज़ों में देश को हम आगे बढ़ावें तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम कर सकते हैं। पिछले 2-3 वर्षों में अनेक काम हुए हैं यहाँ, चाहे वो लैंड लॉज में परिवर्तन करने का काम रहा हो या किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करना रहा हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, अलाइड एक्टिविटीज़ हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो। पिछले 2-3 वर्षों में ढेर सारे काम हम लोगों ने किए हैं। ट्रेनिंग हो, एक्सटेंशन हो, फाइनेंसिंग हो, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस हो, मार्केट लिंकेजेज हो, और उसमें हमारे कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों ने भी हमारे साथ मिल करके हर कदम पर हमारा सहयोग किया है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई सबसे बेहतरीन इंटरप्रेन्योर है तो वो किसान है। अब करना क्या है, शायद कोई महीना हो जिसमें मैं कार्यक्रम किसानों के साथ नहीं किया हूँ पिछले 24-25 महीनों में। एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं साहब, नौजवान डुल्लू साहब का, मैं देख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अब कृषि से जुड़ रहा है और कश्मीर घाटी में जुड़ रहा है, जम्मू रीजन में जुड़ रहा है। सामान्यतः होता क्या था, हर आदमी डॉक्टर चाहता था मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, IAS ऑफिसर चाहते थे मेरा बेटा IAS ऑफिसर बन जाए, हर किसान यही सोचता था कि मेरा बेटा कुछ भी बने, किसान न बने। ये प्रवृत्ति अब बदल गई। अब विदेश से पढ़ कर आने वाले बच्चे, ये अभी आपने देखा हमारी बहनों को, जिस कदर हमारी बहनें इस क्षेत्र में आगे आई हैं, मैं पूरे यकीन के साथ, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो लक्ष्य हम रख रहे हैं कि नहीं, GDP ग्रोथ में किसी का जो शेयर है उसे हम बढ़ाएंगे, वो निश्चित रूप से हम करने में सफल होंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से हरवान श्रीनगर के ही रहने वाले हैं वसीर अहमद मलिक, अब ट्रेडिशनल क्रॉप की जगह उन्होंने मावल की खेती शुरू की और
इनका फायदा जो है इस कदर बढ़ा है कि अगल बगल के किसान भाई आज उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन जम्मू संभाग में कुछ चीज़ों के लिए बड़ी मुफीद है। मक्के की खेती वहाँ हो रही है, बासमती राइस दुनिया में सबसे अच्छा बासमती राइस वहाँ हो रहा है, अनेक एग्जॉटिक वेजिटेबल्स काफ़ी जम्मू में हो रही हैं। मैं अनंतनाग के एक निसार मलिक हैं, कश्मीर घाटी में मक्के की नई वैरायटी उन्होंने पैदा की और जमीन लैंड होल्डिंग उनकी बड़ी कम है और उनकी कमाई अब 5 लाख हो गई। रियासी के हमारे किसान हैं रमेश चंद चौधरी, पीछे मैं जम्मू गया था, मुझे मिलने आए थे। उन्होंने कहा साहब पहले तो हम एक फसल लेते थे, आज हम अपने खेत में 3 फसल ले रहे हैं। तो हमारे कृषि विभाग के लोगों ने, कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत की है। आसान क्रेडिट फैसिलिटी प्रशासन की ओर से हम लोगों ने उपलब्ध कराया है, चाहे वो आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना हो, बायोगैस बनाना हो। मैं आप सबको भरोसा देना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ खड़ी है, धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। फार्म मैकेनाइजेशन हो, डाइवर्सिफिकेशन हो, हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, जिन कामों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं हम आपको भरोसा देते हैं कि आपकी मदद सरकार निश्चित रूप से करेगी और एलाइड एक्टिविटीज़ में भी ये हमारा लक्ष्य है, इसको हम प्राप्त करेंगे। मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने देश में पहली बार एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की। इस क्षेत्र में हम जम्मू कश्मीर के लोग पीछे रह गए। एक विशेषज्ञों की समिति हमने बनाई है कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का अधिक से अधिक उपयोग हम किसानों, हमारे यहाँ के किसान कैसे कर सकें। अब जो भी प्रोड्यूस है हमारा हार्टिकल्चर प्रोड्यूस है। आप सबको मालूम है कि अगर वैल्यू एडिशन हम नहीं करेंगे तो हमें बाजार में अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। उन्हें सुरक्षित हम कैसे अधिक दिनों तक रख पाएं, और मुझे लगता है कि इसमें ये जो इंफ्रा फंड है ये बहुत मदद करने वाला है। मैं क्रॉप वेस्टेज लगभग 30% हो रहा है यहाँ, और इसे लक्ष्य हम लोगों को तय करना होगा डुल्लू साहब कि आने वाले 2 वर्षों में ये जो वेस्टेज है इसे घटाकर हम 10% करेंगे और 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर से वेस्टेज समाप्त करेंगे। अगर ये काम हम कर सके तो मैं समझता हूँ किसानों का बड़ा भला होगा। मिलेट मिशन पूरे दुनिया में 2023 में शुरू होने वाला है, योजना बनाई है हमारे कृषि विभाग ने। उसमें जो भी समर्थन देना होगा मिलेट मिशन में जम्मू कश्मीर के किसानों को, हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हर प्रकार का समर्थन प्रशासन की ओर से आपको दिया जाएगा। कुल अगर देखा जाए तो हमारे सामने चुनौती दोहरी है, उत्पादन भी अधिक करना है और सॉइल की फर्टिलिटी को भी बरकरार रखना है, तभी सस्टेनेबल फार्मिंग हम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 वर्षों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, हमने अपनी मनचाही मंजिल तो नहीं लेकिन लंबा सफर हमने तय किया है। आगे जो समिति बनी है उसमें हमारे डॉक्टर गनई भी हैं। 27, 28, 29 3 दिन पुनः ये लोग श्रीनगर में बैठ करके देश भर के विशेषज्ञ जो समिति में हैं एक 60 टर्म प्लान हमारे लिए 2.5 साल का देने जा रहे हैं, बाकी 5-6 साल का, और फिर 2047 का विजन हमारा क्या होगा। तो ये जो मिशन बना करके देंगे, इसको मैं भरोसा देता हूँ समिति को कि अक्षरशः पालन करने में जितना संसाधन लगेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन उसमें संसाधन लगाएगा। मैं उन एफपीओज को, किसान भाइयों को जिन्हें अभी इफ्को की ओर से स्प्रेयर मिला है, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक अनुरोध जरूर करना चाहता हूँ, हमारे डायरेक्टर साहब बहुत मेहनती हैं एग्रीकल्चर के, चौधरी साहब, जो स्प्रेयर व्यक्तिगत किसानों को मिले, मेरा उनसे अनुरोध है कि ये आपकी व्यक्तिगत संपदा नहीं है, ये समाज की संपदा है। इफ्को ने इसे दिया है, ये सच है, लेकिन अपने गांव के किसानों को भी उसको इस्तेमाल के लिए दीजिए। ये भावना जब हमारे अंदर रहेगी
तब मैं समझता हूं कि समाज को आगे बढ़ाने में हम सब मदद कर सकेंगे। इतना ही निवेदन करते हुए इफ्को के प्रति विशेष रूप से मैं आभारी हूं। आज नहीं, लंबे समय से अवस्थी जी से मेरा परिचय बड़ा पुराना है, और अगर मैं कहूं तो जिस विश्वविद्यालय से मैं पढ़ा हूं वहां हम लोगों के सीनियर थे। समय समय पर अवस्थी जी ने हम सब लोगों की बड़ी सहायता की है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संघानी साहब, हम लोग साथ ही थे लोकसभा में 3 बार, हमारे मित्र भी हैं, अनेक लोग हैं, नाम लूँगा तो समय ज़्यादा लगेगा। निदेशक मंडल के भी अनेक लोगों से व्यक्तिगत मेरा बड़ा रिश्ता है। तो इफ्को को हम लोग अपनी संस्था मानते हैं, और वास्तव में देश में किसानों की वो संस्था है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इफ्को जम्मू कश्मीर के कृषि के विकास में हमारी सहायता करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।